हेलो दोस्तों, कला शिक्षा का तीसरा यूनिट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि 8 नंबर के लिए रहेगा। दृश्य कलाओं को लेकर के हम बात करने वाले हैं। 8 नंबर का यूनिट है तो आपको समझना है कि निबंधात्मक प्रश्न इस यूनिट से बनेंगे। दृश्य कलाओं की आवश्यकता और महत्व के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, आवश्यकता और महत्व के बारे में। अवलोकन का विकास करने के लिए, वास्तविक वस्तुओं को देखने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करने के लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि अवलोकन हम करें और वास्तविक वस्तुओं को देखने और उनके विश्लेषण करने की, उनमें डिफरेंस करने की क्षमता का विकास अपने में हो जाए, समझ का निर्माण अपने में हो जाए, वस्तुओं के निर्माण, आकार और उनकी संकल्पना को स्पष्ट हम कर पाएँ कि कौन-सी वस्तु कैसे बनी है, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढाँचा ढाँचा वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए तो समझ का निर्माण, कला का प्रकटीकरण, अपने चारों ओर उपस्थित वातावरण और कलात्मकता को अभिव्यक्त कर पाना, जो कलाएँ, जो व्यवस्थित चीज़ें, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, जो सारी चीज़ें हमारे अपने आस-पास हैं पर्यावरण में, तो उनको हम कलात्मक नज़रिए से देख सकें, कला का प्रकटीकरण उस प्रकार से कर सकें। तो ये तीनों बिंदु यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एक आदर्श चित्र संयोजन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर के। पहला तत्व है तान, रंग का हल्कापन या फिर गहरापन, प्रभाव दूरी, निकटता और वस्तु के वास्तविक आयतन को दर्शाता है। दूसरा है संयोग, आकृतियों के भावनात्मक संबंध चित्र को निरर्थक बिखराव से बचाता है और संपूर्णता लाता है। पोत टेक्सचर की बात आते हैं तो धरातल की बनावट, चिकना, खुरदरा या प्रभाव एक एक रस्ता को तोड़ करके गति और रुचि उत्पन्न करता है। तो ये तीनों तत्व एक आदर्श चित्र के संयोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तो हमें कलर टोन का ध्यान रखना होता है, उसके हार्मोनी, सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, उसके टेक्सचर का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे आप अपने थंबनेल देखते होंगे, अपनी पीपीटीज़ देखते होंगे, तो उनमें थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन इस तरह से दिखता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें रहती है, आप तुरंत क्लिक कर सकें, तो वो मेन-मेन बात लिखी रहती है, तो उसमें टेक्सचर और हार्मोनी और टोन का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे आप थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझ पाएँगे। इसके बाद में हम बात करते हैं रेखाओं का मनोविज्ञान, दिशा और प्रभाव को लेकर के हम बात करेंगे। सीधी खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन में जैसे शक्ति, स्थायित्व और दृढ़ता, निश्चय और प्रगति का प्रतीक है। सीधी पड़ी रेखा, आड़ी रेखा शांत, निश्चिंत और विश्राम की अवस्था है। तिरछी रेखा अस्थिरता और वेग स्थिति से 80 डिग्री से कम या फिर 100 डिग्री से अधिक का कोण है, तो अस्थिरता और वेग को दर्शाती है। तो ये कुछ बात ध्यान रखनी है रेखाओं के बारे में। वर्ण या रंग के 3 प्रमुख गुणों को लेकर के बात आती है, तो एक तो रंगत, रंग की मूल प्रवृत्ति जैसे कि लालपन, पीलापन, यह रंगों के बीच अंतर स्पष्ट करती है, तो उनका कलर अलग-अलग होना, ये बात रंगत को लेकर के आती है। उनकी वैल्यू की बात आती है तो रंग का हल्कापन या गहरापन, सफ़ेद मिलाने से मान बढ़ता है और काला मिलाने से मान घटता है, तो ये बात आ जाती है। तो वैल्यू उसकी, और सघनता, रंग की शुद्धता और प्रखरता, रंग में धूमिलता मिलाने से उसकी सघनता कम हो जाती है। तो थोड़ा-सा आप इस तरह से समझ रहे हैं कि एक तो अलग-अलग डिफरेंट कलर की बात आ जाती है, तो पहला गुण तो ये है, और एक है गाढ़ा या फिर हल्का, और एक उस रंग में ही टेक्सचर यहाँ पर ब्लर है या फिर तेज कलर है, तो वो भी यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो ये 3 गुण आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं वर्ण के प्रमुख भेदों को लेकर के। एक तो मुख्य वर्ण, जिसमें स्वतंत्र और पूर्णतः शुद्ध वर्णों की बात होगी, जैसे कि लाल, पीला, नीला आदि। द्वितीयक वर्ण जो कि लाल और नीले से मिलकर के बना, जैसे बैंगनी, तो 2 मुख्य रंगों का मिश्रण वो बनता है द्वितीयक वर्ण। और समीपवर्ती वर्ण जो कि एक ही श्रेणी या जाति के रंग होते हैं, जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी, सब में पीला उपस्थित होता है। तो पीला और एक पीला नारंगी और एक नारंगी, तो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस इनमें रहता है, बट सब में पीला उपस्थित होता है। तो समीपवर्ती जो वर्ण हैं, वो भी इसमें रहते हैं अलग प्रकार। चौथा प्रकार है विरोधी या फिर पूरक कलर। पूरक वर्ण क्या होंगे कि वर्ण चक्र में आमने-सामने के रंग, जैसे कि लाल है तो हरा, नारंगी है नीला, तो इस प्रकार के अगर कोई रंग है आमने-सामने, तो वो आप यहाँ पर विरोधी या फिर पूरक रंगों में डालेंगे। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं रंगों की तासीर, उष्ण बनाम शीतल रंगों को लेकर के। उष्ण रंग क्या होते हैं? सूर्य और आग के समीप अधिक तरंग गति ये पकड़ लेते हैं। उत्तेजना, उल्लास, राष्ट्र प्रेम, क्रोध, आवेग आदि से संबंधित ये रंग होते हैं। पीला प्रसन्नता का, प्रकाश का, बुद्धिमत्ता का रंग है। नारंगी ज्ञान, वीरता, प्रेरणा का रंग है। शीतल रंग की बात करते हैं तो गुण आँखों को शीतलता देने वाले और विश्राम प्रदान करने वाले रंगों को शीतल रंग कहेंगे। शीतलता, सत्यता, शांति, दृढ़ता, दुःख प्रकट करने के लिए नीला रंग यूज़ करते हैं। हरा रंग विश्राम, सुरक्षा, खुशहाली के लिए यूज़ में करते हैं। तो ये रंगों के प्रतीक भी आप थोड़ा ध्यान में रखें कि प्रश्न आए तो आप उसको मैनेज कर सकें। उसके बाद में रंग करने की 4 प्रभावी और मज़ेदार तकनीकों के बारे में। 4 प्रभावी तकनीकें। पहली है क्रेयॉन विधि। क्रेयॉन विधि में हल्के दबाव के साथ में प्रयोग करने पर यह बिल्कुल कोमल पेस्ट की तरह उत्पन्न करता है रंग। क्रेयॉन विधि में ग्रेफिटो तकनीक, हल्के रंग की सतह पर काला क्रेयॉन फेरें, नुकीली वस्तु से खरोंच करके नीचे का रंग उभारना है। तो ये ग्राफिटो तकनीक है, जिसमें हम
हल्के रंग की सतह पर पहले तो काला क्रेयॉन फेर देते हैं और फिर उस काले रंग को ग्रेफिटो की सहायता से थोड़ा सा क्रेज करके हम डिजाइन बनाते हैं, रंग को उभारते हैं। बाटिक विधि की बात आती है तो मोम के क्रेयॉन से आकृति बनाते हैं, फिर जल रंग वाटर कलर फेरते हैं, पानी मोम पर फिसल जाता है और आकृति उभर आती है। तेलीय पेस्टल अगला चौथा प्रकार है, तेलीय पेस्टल, जिसमें ऑयल पेस्टल कलर में मुलायम और चमकीले बनते हैं। लयात्मक प्रभाव के लिए कपड़े के टुकड़े से मिश्रित किया जा सकता है, गिलास और बर्तन पर भी उपयोगी रहता है। तो ये कुछ आपको प्रकार चारों ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं राजस्थान की लोक कलाओं को लेकर के भी एक छोटा टॉपिक यहाँ पर रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो आप इसको मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। बाकी अगर आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है तब भी आप थोड़ा कोशिश करें समझने की। फड़ चित्रकारी को लेकर के बात करते हैं तो कैनवास का आकार जैसे 20 हाथ लंबे सूती कपड़े के पर्दे पर बनाई जाती है। मुख्य विशेष में स्थानीय देवताओं, पाबूजी, देवनारायण जी, हड़बू जी और वीर पुरुषों के जीवन वृत्त का संपूर्ण इसमें चित्रण किया जाता है। तो इस तरह की ये फड़ रहती है जिसमें अलग अलग घटनाक्रमों का चित्र में वर्णन रहता है। रंग और सामग्री की इसमें बात करें तो परंपरागत रूप से वानस्पतिक रंगों का इसमें प्रयोग रहता है, नेचुरल रंगों को इसमें प्रयोग में लाया जाता है। गायन और वाचन की बात करते हैं तो भोपा या भोपी द्वारा इन चित्रों का वाचन और गायन करके लोक जीवन में प्रचार प्रसार किया जाता है। तो फड़ चित्रकारी के बारे में ये कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे कि कपड़े पर चित्रकारी करके नेचुरल रंगों के साथ में कपड़े पर चित्रकारी करके, और ये जो इसका आकार है ये 20 हाथ लंबे सूती कपड़े के पर्दे पर बनाई जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राजस्थानी पेच वर्क के बारे में। कतरनों का कलात्मक पुनर्जन्म। कतरनों का कलात्मक पुनर्जन्म उद्गम कहाँ से हुआ है? दादा नानी द्वारा पुरानी कपड़ों की कतरनों को नया रूप देने की प्राचीन ये परंपरा है। कलात्मक पुनर्जन्म कतरनों का राजस्थानी पेच वर्क चित्र में आप देख पा रहे हैं। निर्माण की विधि क्या है? विभिन्न रंगों के धागों और सुई की सहायता से घर में उपलब्ध चादर और गुदड़ियों पर आकर्षक टांके लगाना। वर्तमान स्थिति क्या है कि आधुनिक युग में यह कला दुर्लभ हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसका प्रयोग देखा जा सकता है। जैसे कि पुराने कपड़ों को जोड़ करके हम गुदड़ी बना लेते हैं ना, तो ऐसा कुछ चित्र आप देख रहे हैं कि कुछ और उपयोग की सामग्री उनको बना लेते हैं जो काम के कपड़े नहीं रह गए हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं त्रिआयामी 3D दृश्य कलाएं और मरणशिल्प को लेकर के। 3D कला क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। वह कला जिसमें 3 आयाम हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, तो वो क्या है? 3D कला है। विशेषता की बात करते हैं तो इसे सभी कोणों एंगल से देखा जा सकता है। माध्यम की बात करें तो मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, फाइबर, सीमेंट आदि की मदद से ये बनाया जाता है। तो मटके को आप देख रहे हैं जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो ये क्या है? एक 3D डिजाइन है, 3D दृश्य कला है। मरण शिल्प की बात करते हैं तो क्ले आर्ट और टेराकोटा, मिट्टी के माध्यम से कल्पना को यथार्थ रूप देना मरण शिल्प कहलाता है। मिट्टी से कोई शिल्प बनाना और मजबूती के लिए मिट्टी के शिल्पों को आग में पकाया जाता है। तो मटका बनाना, तो कुम्हार से संबंध जोड़ते हुए आप समझ पा रहे हैं सारी बातें। इन पकी हुई मिट्टी की आकृतियों को ही टेराकोटा कहा जाता है। तो बिना पकी हुई डायरेक्ट मिट्टी से कोई शिल्प बनाई हुई है तो वो क्या है? मरण शिल्प है। और जब उनको हम आग में पका देते हैं तो वो क्या है? टेराकोटा है। तो ये डिफरेंस, ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं शिल्प के लिए मिट्टी तैयार किस प्रकार से करी जाती है। कुम्हार मटके बनाने के लिए मिट्टी तैयार कैसे करता है, या फिर हमें शिल्प बनाने के लिए मिट्टी तैयार, कोई भी हमें मूर्ति बनानी है, कोई भी आकृति कुछ बनानी है मिट्टी से, तो उसके लिए हम मिट्टी तैयार किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले काली मिट्टी जो काम में आती है तो उसको छानेंगे, सूखी मिट्टी को कूट करके और छलनी से छान करके कंकड़ पत्थर आदि अशुद्धियाँ उससे उसकी दूर करेंगे। फिर उसका मिश्रण तैयार करेंगे, छनी हुई मिट्टी में लकड़ी का थोड़ा बुरादा मिला करके और घोड़े या गधे की लीद या गोबर मिला करके उसको मिक्स करेंगे, मिक्सचर बनाएंगे। फिर उसको भिगोएंगे, मिश्रण में पानी डाल करके उसको अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसको अच्छे से गलने के बाद में उसको गूँथेंगे। गलने के बाद मिट्टी को आटे की तरह थोड़ा सख्त गूँथना ताकि वह शिल्प के लिए एकदम तैयार हो जाए। तो ये 4 स्टेप में आपको शिल्प के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं पेपर मेसी के बारे में। पेपर मेसी से थोड़ा आप एग्जाम्पल इस प्रकार से समझिए कि पहले के टाइम पर थोड़े ढूमले आपने सुना होगा कि अनुपयोगी जो अखबार रहते थे या कोई भी कागज़, तो उनको 5-7 दिन के लिए गला करके कोई अन्य आकृति में उनको ढाल देना और फिर सूखने के बाद में वो हल्के बर्तन का काम करते थे। तो अब सामग्रियों की बात करते हैं कि पेपर मेसी बनाने के लिए सामग्रियाँ क्या-क्या चाहिए। तो अनुपयोगी पुराने अखबार चाहिए, गोंद और पानी चाहिए, मुल्तानी मिट्टी या चौक मिट्टी या रुई चाहिए, कूटने के लिए इमाम दस्ता भी चाहिए। इमाम दस्ता तो जानते हो ना भई आप, औंखली, मूसली इस तरह से कहते हैं ना अपन, तो इमाम दस्ता भी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने को चाहिए। अब बनाने की विधि क्या है? कागज़ के छोटे टुकड़ों को बाल्टी में 5-7 दिन के लिए पानी में भिगोएँगे, गलाएँगे उनको, कागज़ निकाल करके निचोड़ लेंगे और इमाम दस्ता पत्थर पर बारीक कूट लेंगे। कागज़ को बारीक कूट लेना है। कुटे हुए कागज़ में गोंद
मुल्तानी मिट्टी और अन्य सामग्री मिलाकर के आटे की तरह गूँथ लेंगे। और गूँथने के बाद में जो भी हमें डिज़ाइन बनानी है, वो उस डिज़ाइन के सांचे में उसको डाल करके सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर अपना पेपर मैसी तैयार हो जाएगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और गोंद से थोड़ा-सा उसको मिक्सचर और कर देंगे ताकि वो थोड़ा-सा और सख्त हो जाए और लंबे टाइम तक टिक पाए। तो ये सारी बातें हैं। तो ये अपना यहाँ पर 3rd यूनिट कंप्लीट होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चित्र संयोजन को लेकर के हमने बात की है, सहयोग, तान और पोत को लेकर के हमने बात की। सहयोग में एकता का प्रदर्शन होता है, तान में प्रकाश और छाया की बात आती है, पोत में बनावट को ध्यान रखा जाता है। रंगों के विज्ञान को हमने समझा कि गुण क्या है, रंगत, मान, सघनता इसमें होती है, मुख्य, द्वितीयक, विरोधी आदि रंगों के भेद भी हमने देखे। उसके बाद में रंग तकनीकें हमने पढ़ी, ग्रेफिटो, बारी, पेस्टल आदि रंगों के बारे में हमने पढ़ा। राजस्थान की कलाओं को हमने पढ़ा, फड़ चित्रण, पाबूजी की गाथाएं, पेच वर्क को पढ़ा, टेराकोटा को पढ़ा। पेच वर्क जो कि पुराने कपड़ों की कतरनों से बनाते हैं, फड़ में पाबूजी की गाथा या कोई भी लोक देवता या कोई भी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसकी जीवन गाथा के वर्णन को अपन कपड़े पर चित्रों के माध्यम से अंकित करके फिर कहानी या संगीत के माध्यम से सुनाते हैं। तो वो सारी बातें फड़ चित्रण में ध्यान रखनी है। टेराकोटा जो कि पकी हुई मिट्टी के बर्तनों को या मिट्टी के जो बने हुए बर्तन हैं या जो शिल्प हैं उनको अगर अपन आग में पका लेते हैं तो पकाने के बाद में वो टेराकोटा बन जाते हैं। पकाने से पहले वो शिल्प मर्ण शिल्प रहता है। ये सारी बातें अपने 3rd यूनिट के लिए आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई सवाल रहे, कोई आपका सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएँगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं 4थे यूनिट के साथ में। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करना, उनकी भी पढ़ाई में मदद करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।